जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर आगे सेकेंड भी बढ़िया। तो हम स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर यूपी, बिहार और झारखंड के बोर्ड पेपर के बच्चों के लिए, जो 10 एवं 12 के लिए बहुत ही जरूरी चैनल। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जोरदार तरीके से आज इस सेशन का शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने आप मैथ, अंग्रेजी और विज्ञान पढ़े, तो आज कक्षा 10वीं के हम एसएसटी चालू करेंगे। आज हमारा पहला सेशन होने वाला है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहें कि आप इस चैनल के साथ जुड़े और जुड़ करके अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और भी जो वीडियो बनेगी उसको भी देखें। आपको पेपर के माध्यम से इतने बेहतर बेहतर ट्रिक्स बताए जाएंगे आपको कि आप आगे आने वाली परीक्षा 2027 बोर्ड में आप अच्छे कर देंगे। तो आज हम चालू करेंगे इतिहास, कक्षा 10 की इतिहास में पहला चैप्टर होने वाला सामाजिक विज्ञान में आपका पहला पाठ होगा इतिहास का। यहाँ पर किताब का भी नाम लिख देते हैं क्योंकि 4 किताबें हैं, तो किताब का नाम भी समझना जरूरी है। तो पहला इतिहास से है और पाठ का नाम आपका होने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद यह आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो इसमें हेडिंग आएंगे ना वो बोर्ड में हर साल पूछे जा रहे हैं। इस साल भी बोर्ड में आया था इसमें, जैसे कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण और फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तो जो चीज इस चैप्टर में है, इतिहास में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे। ये पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और एक दूसरा चैप्टर मिलेगा भारत में राष्ट्रवाद। इन 2 चैप्टरों से अधिक प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले शुरू किए गए यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोग समझते ही हैं यूरोप क्या है। तो छोटे 6-7 में से पढ़ते आ रहे कि यूरोप एक महाद्वीप है। टोटल धरती पर 7 महाद्वीप है जो कि भूगोल में आप पढ़े होंगे। तो उसी में से महाद्वीप है यूरोप। और राष्ट्रवाद क्या होता है कि देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में यदि समझे हम तो यहाँ पर लिखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। वैसे राष्ट्रवाद तो देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम की भावना एवं आत्मसमर्पण को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा हम लोग जाना कि देश के प्रति प्रेम की भावना एवं आत्मसमर्पण को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि हम यदि अपने देश से प्रेम करते हैं और उसके प्रति बलिदान देने के लिए हम लोग इच्छुक हैं तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा यही होती है कि देश के प्रति यदि हमारे प्रेम की भावना है, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पूरे शरीर को, पूरे मन तन धन से देश पर न्यौछावर कर दे रहे हैं, तो उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आशा है कि इस सेटिंग को आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और यदि ना समझे तो एक बार और सुनिए कि देश के प्रति प्रेम की भावना, यदि कोई भी देश से कोई भी नागरिक को अपने देश से प्रेम कर रहा है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप में भाई साहब राष्ट्रवाद हुआ था, वहां के लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में एक देश हुआ फ्रांस, वहां पर एक क्रांति हुई जिसे फ्रांस की क्रांति कहा गया। वहां के लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई और वे लोग अपने देश के प्रति आंदोलन करने लगे और इस तरह से ये राष्ट्रवाद का बताया। तो एक आपके आएगा अगला टॉपिक, वो आएगा फ्रांस की क्रांति। यानी कि आपको आएगा कि फ्रांस की क्रांति से प्रश्न कैसे पूछेगा, ये हर साल पूछता है। लगभग ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से क्या समझते हैं। इतना समझ
समझ ना कि 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फ्रांस की क्रांति, ये फ्रांस की क्रांति क्या है वो, तो देखिए एकदम आसान भाषा में इसको समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति है क्या, सबसे एकदम आसान भाषा में। वहां पर एक राजा थे लुई 16, वो जनता पर इतना अत्याचार करता था और बार बार कर वृद्धि कर देता था। यहाँ पर एक देखिए कि फ्रांस के राजा लुई 16वें से लुई 16वें के अत्याचार एवं बार बार कर वृद्धि से परेशान होकर फ्रांस की जनता अपने राजा के खिलाफ 14 जुलाई सन 1789 को एक जन आंदोलन कर दिया। एक जन आंदोलन कर दिया। इतिहास ने इस घटना को फ्रांस की क्रांति कहा गया। फ्रांस की क्रांति कहा गया। एक बार इसको समझ लेते हैं भाई साहब। देखिए कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति किसे कहते हैं, तो फ्रांस के राजा लुई 16 के अत्याचार एवं बार बार कर वृद्धि से परेशान होकर के फ्रांस की जनता अपने राजा के खिलाफ 14 जुलाई सन 1789 को जन आंदोलन कर दिया। इतिहास में इस घटना को फ्रांस क्रांति, यानी हुआ नहीं ना कि लुई 16 जो था अपनी जनता पर अत्याचार करता था, बिना मतलब के कर बढ़ा देता था, वो देखता नहीं था कि फसल हुई है कि नहीं हुई है, और कृषि पर कर बढ़ा देता था, तमाम प्रकार के भिन्न भिन्न कर लगाए थे। इससे वहां की जनता परेशान हो गई थी और परेशानी के बदौलत उन्होंने क्या किया जनता कि 14 जुलाई 1789 को एक जन आंदोलन क्या होता है कि सभी फ्रांस की जनता एकजुट होकर के लुईस सोलह के खिलाफ सड़क पर आ गई, वहां पे बास्टिल के किले को घेर लिया और इसी को इतिहास में फ्रांस की क्रांति कहा गया। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, एकदम हमने आपको लिख भी दिया है और इसको एकदम अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं और एकदम अपनी भाषा में हम परिभाषा बता रहे हैं आपको। किताबी किताब से पढ़ेंगे तो आपको अलग फीलिंग है और यहाँ पर पढ़ेंगे हाई सेकेंडरी बढ़िया में तो वो अलग चीज होगी। अपने से हम परिभाषा का निर्माण करते हैं जो कि आपके दिमाग में प्रवेश कर जाए और इसीलिए हम उसको बहुत ही आसान भाषा में दिखा दी कि वहां एक राजा था प्रचार करता था, बार बार कर वृद्धि कर देता था, इससे जनता परेशान थी और शांत क्रांति हो गई। तो इसके आगे अब आप समझिए कि यदि क्रांति हो रही है, कोई काम हो रहा है तो उसके कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यदि क्रांति हो रही है या कोई भी मान लीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका कारण है कि भाई आप कामयाबी के रास्ते पर जाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, तो इसके लिए आप पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर भी क्रांति हुई तो कुछ कारण थे और वो कारण कौन थे भाई, तो उस कारण के बारे में जानेंगे। तो फ्रांस की क्रांति के कारण देखिए, फ्रांस की क्रांति के कारण
बोर्ड पेपर में आपसे पूछेगा, कम से कम 2 कारण पूछता है बोर्ड पेपर में आपसे। 2 कारण पूछेगी, फ्रांस की क्रांति के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसको हम अपनी भाषा में आसान तरीके से परिभाषा को लेकर आए हैं। आप किताब पर ध्यान देंगे तो कुछ दूसरा होगा, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करके अपनी भाषा में उसको लेकर आए हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या होंगे। एक चीज याद रखिएगा कि यदि किसी भी चीज के कारण हो रहा है तो वो मुख्यतः 4 चीजों पर निर्भर कर रहा है कि उस राज्य में, जहां भी राज्य है वहां पर किसी भी क्रांति को करने के लिए 4 कारण होते हैं। दूसरा कारण तो होता भी है, लेकिन 4 कारण इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पहला कारण होता है आपका सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। इसके बाद से दूसरा का कारण होगा आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। इसके बाद से तीसरा का कारण होगा, वो होगा धार्मिक कारण। और चौथा कारण आता है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। तो ये 4 कारण किसी भी देश में या कहीं भी अगर कोई कार्य हो रहा है तो ये 4 कारण इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फ्रांस में ये 4 कारण तो थे, एक और कारण था, जैसे कि उसको 5वां दिया गया तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। तो फ्रांस की क्रांति के ये मुख्य कारण थे। एक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन यदि परीक्षा में ये 2 नंबर का पूछ रहा है तो यदि आप इसके नाम को ही लिख देंगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि वो विस्तार से पढ़ेंगे, 6 नंबर का पूछ रहा है, 4 नंबर का पूछ रहा है, तो इसका वर्णन कीजिए, तो आप इसको एक हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में कुछ 2 शब्द लिखेंगे, तब जाकर के आपको नंबर देगा। और आपको तो इसलिए आप सबसे पहले हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। तो फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे, लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग में सामाजिक कारण। सामाजिक कारण इसमें क्या था कि लुई 16वें अपने समाज को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया था। 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। तीनों वर्गों से अलग अलग कर लेता था, जिससे वहां की जनता में असंतोष फैल गया। असंतोष फैल गया। और फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बना। देखिए, इसको हम अपनी भाषा में कन्वर्ट किए। इसको हम देखे कि लुई 16 अपने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था और तीनों वर्गों से अलग अलग कर देता था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब बताइए कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, अगर हम आधे लोगों से 100 रुपया ले, आधे लोगों से 200, आधे लोगों से 300 ले, तो आप लोगों में असंतोष हो जाएगा। कहेंगे कि सर जी हम लोग के साथ बेईमानी कर रहे हैं। कोई कहेगा कि सर जी हमको 100 रुपया ले रहे हैं, कोई कहेगा कि आपसे सर जी 200 रुपया ले रहे हैं, तो आप में असंतोष हो जाएगा।
और फ्रांस में भी यही हुआ। लुईस सोलहवें ने अपने समाज को 3 वर्ग में विभाजित कर दिया और तीनों वर्ग से अलग अलग कर लेता था, जिससे वहां की जनता में संतोष फैल गया। भाई सब लोग एक ही है, एक ही राज्य में रह रहे हैं, एक ही खान पान कर रहे हैं, और टैक्स देने के बारी है तो अलग अलग देंगे। तो भाई इसके लिए जनता एक होकर के लुईस सोलहवें को हटाने का प्रयास कर दी और क्रांति का मुख्य कार्य यही हुआ। तो सामाजिक कार्य आप समझ गए होंगे एकदम अपनी भाषा में। बस वही है कि लुईस सोलहवें समाज को 3 भागों में बांटा, समाज के लोगों में संतोष फैल गया कि भाई नहीं हमें एक होना चाहिए। वैसे राजा तो क्या करेगी जो समाज को विभाजित कर रहा है। इसलिए फ्रांस की क्रांति को करने में ये कारण बहुत ही अहम योगदान निभाया। अब अगला कारण है आपका आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखेंगे आर्थिक कारण, ये कारण क्या था? आर्थिक कारण है कि लुईस सोलहवां राजा जो था वो अयास प्रवृत्ति का था। यानी कि लुईस सोलहवां राजा अयास प्रवृत्ति का था, जो हमेशा जनता की भलाई न करके अपने लिए राजकोष से धन खर्च करता था। देखिए एकदम आसान भाषा में, यानी कि आर्थिक कारण से आसान अब कहीं नहीं आया किताब में। अब बैंक सब इतना छोटे छोटे लिखा रहे हैं तो बाबू यदि प्रश्न बताए पहले कि 2 नंबर का पूछेगा तो नाम लिख देना है और 4 नंबर का पूछेगा तो 2 लिखना है। तो दोनों का अगर इतना भी लिखेंगे तो दोनों का ज्यादा हो जाएगा। तो इतना छोटा काफी है। कह रहा है कि लुईस सोलहवें राजा अयास के मतलब क्या होता है, इसको इस पर नजर डालेंगे। अयास का मतलब होता है कि नशा करता था, नाच गान बजाने में व्यस्त करता था, यानी जनता की सेवा न करके अपने आप को सेवा करता था। और जो राजकोष की पैसा था वो जनता की भलाई न करके अपने लिए राजकोष का धन खर्च करता था। यानी कि उसे अपने लिए धन खर्च कर रहा था, जनता के लिए न विद्यालय बनाता, न आपके अस्पताल बनाता, जलाशय नहीं बनवाता, विश्राम स्थल नहीं बनवाता, वो केवल अपने लिए नाच गान बजाने में पैसा खर्च करता था। तो वहां की जनता उससे इस बात से उब गई थी। और वहां की एक चीज और लिख लेंगे कि फिजूल खर्च से इस फिजूल खर्च से फ्रांस पर आर्थिक संकट मंडराने लगे। यानी कि जितना भी फिजूल खर्चा करता था पैसे की कमी होने लगी, लोग कर देने से भी कहीं कहीं मना कर दिए और ये खर्चा करने से रुक नहीं रहा था। तो इसीलिए ये फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बना। और अब अगला कारण क्या था? धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण को देखेंगे यहाँ पर। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण ये था कि वहां पर फ्रांस में 2 तरह के धर्म थे। धर्म तो एक ही था, ईसाई धर्म, लेकिन उसमें 2 विभाजित थे। एक थे कैथोलिक और एक थे यहूदी। कैथोलिक लोग यहूदियों से जलते थे और वे उन्हें चर्च में पूजा पाठ प्रार्थना करने के लिए जाना नहीं देना चाहते थे। तो और इसको लुईस सोलहवें ने कैथोलिक धर्म के लोगों को एक विशेष अधिकार दे दिया था और यहूदियों को देख करके वे लोग जलते थे। इसमें धार्मिक कारण लिखेंगे कि लुई
लुई 16वां पादरियों को विशेष अधिकार दिया था। विशेष अधिकार दिया था जो चर्च में बिना कर दिए हुए प्रार्थना करते एवं वहां के आम नागरिक को भी चर्च में जाने से रोकती। अब देखिए धार्मिक का ये बना ना कि पादरियों आपको नया शब्द लग रहा होगा तो समझिए कि पादरी किसको कहते हैं। जैसे कि मंदिर में पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, उसी तरह से चर्च में जो पूजा पाठ का कार्य भाग देते हैं उसको पादरी कहा जाता है। तो यहाँ के पादरियों को लुईस एक विशेष अधिकार दे दिया था और जो कि चर्च में काम करते थे तो चर्च में जो लोग पैसा चाहते थे वो तो ले लेते थे और राजा को कर भी नहीं देते थे और आम नागरिकों को चर्च में जाने से भी रोक देते थे। तो आम नागरिकों ने सोचा कि भाई यदि राजा हट जाए तो पादरियों वाला विशेषाधिकार भी समाप्त हो जाएगा और इस तरह से हम लोग एक सरल हो जाएंगे। सभी लोग जाकर के चर्च में पूजा पाठ यदि प्रार्थना भी करेंगे, चर्च में पूजा नहीं होता है, प्रार्थना होता है, वहां पर ईसा मसीह की मूर्ति लगी होती है। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति का धार्मिक ये भी बना कि वहां की जो पादरी थे वो आम नागरिकों को दबाते थे क्योंकि लुई 16 ने उनको विशेष छूट दे रखा था। ये थे फ्रांस की क्रांति के धार्मिक कारण। इसके बाद से एक कारण और आपके दो कारण होंगे। एक तो इसमें क्या होगा कि अगला कारण आपका है ये आपका राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण ये राजनैतिक इसको अगले पेज पर देखते हैं। यहां पर लग रहा है कि चलिए बाबू इसको अगले पेज पर देखते हैं। अगले पेज पर आपको देखना है राजनैतिक कारण। ये राजनैतिक कारण क्या है ये देखिए। राजनैतिक आप लोग जानते ही हैं कि हर देश में राजनीति होता है। हमारे यहाँ भारत में तो कहना ही नहीं, यहाँ पर तो हर घर में एक नेता है। राजनैतिक कारण और यही कारण हुआ आपकी फ्रांस की क्रांति में भी राजनीति हो रहा था। फ्रांस में एकदम राजनीति जुड़ा हुआ था। ये था ना कि लुईस 16 वहां के मंत्रियों को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं तब समझते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा इधर से लिखेंगे तो थोड़ा उधर जगह बनेगा। देखिए लिखते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण क्या होगा कि लुईस 16 अपने मंत्रियों एवं प्रथम स्टेट के लोगों को
एक अधिकार दे रखा था, एक अधिकार दिया था, एक अधिकार दिया था जिससे वे राज दरबार में भाग ले सकते थे, भाग ले सकते थे, जबकि आम नागरिक राज दरबार में भाग ले सकते थे। भाग नहीं ले सकते थे। देखिए, लुईस सोलारे अपने मंत्रियों और प्रथम स्टेट के लोगों को, मंत्री तो भाग ले रहे हैं तो ठीक है भाई साहब, मांगे क्यों राजा के सलाहकार है तो भाग ले रहे हैं, लेकिन प्रथम स्टेट के लोग आम नागरिक थे, उनका राज दरबार में कोई कार्य नहीं था, तो मंत्रियों से आम नागरिकों को कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जो प्रथम स्टेट के लोग थे उन लोगों से आम नागरिकों को बहुत ही जलन था कि भाई मेरे दरबार में भाग ले रहे हैं और हम लोग ले नहीं रहे, तो इसलिए लुईस सोलारे के खिलाफ क्रांति कर, लुईस सोलारे को हटा दिया जाए, और इसीलिए फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण ये भी बना। यहाँ पर मंत्रियों का ज्यादा एक ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रथम स्टेट लोगों का है। लुईस सोलारे अपने मंत्रियों प्रथम स्टेट के लोगों को एक अधिकार दिया था जिससे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जिससे वे राज दरबार में भाग ले सकते थे। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि लुईस सोलारे के जो विशिष्ट मंत्री थे वे तो उसके साथ रहते थे, लेकिन जो सिंपल मंत्री थे उसको बैठा लेता था, और साथ ही साथ प्रथम स्टेट के लोगों को बैठाता था। तो भाई ये राजनीति हो रहा था और आम नागरिकों के खिलाफ कानून बनाया जाता था। तो इस तरह से वहां के जितने भी नागरिक थे लुईस सोलारे के खिलाफ खड़े थे और क्रांति में यह भड़का नहीं भूमिका निभाई। एक कारण और बचा है, एक कारण आपका बचा है, वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या है, इसको कहते हैं तात्कालिक कारण, मतलब जल्दी से होने वाली घटना। मानिए एग्जाम्पल कि हमें किसी बात के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है और कई दिनों से कई वर्षों से लड़ाई चल रही है, अचानक आप हमला नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उधर कोई हरकत करेगा तब हम हमला करेंगे। जैसे भोजपुरी में हमने कहावत था कि रोड़े के रहनी तले होती है बोला, यानी कि हमें आंसू निकालना था तब बोला गया। वही बात है कि कई कारणों से लुईस सोलारे के खिलाफ जनता भड़की हुई थी, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। तब तक हुआ यूं कि सन 1788 ईस्वी में फ्रांस में अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। वहां की जनता भूख से मरने लगी। तब तक लुई 16 नए कर का प्रावधान कर दिया, जिससे फ्रांस की जनता क्रोधित हो गई और फ्रांस की जनता क्रोधित हो गई और क्रांति की शुरुआत कर दी। क्रांति की शुरुआत
कर दी। देखिए ये आपका तात्कालिक कारक और जल्दी से होने वाली घटना थी कि सन 1788 में फ्रांस में एक अकाल पड़ता है। तब तक लुईस पे जनता भूख से मरने लगी। लुईस पे को कर माफ कर देना चाहिए, जनता की मदद करनी चाहिए। एक लोग आता है कि नया कर लगा देता है, प्रदान कर दिया कि भाई आपको कर देना ही देना है। तो इसलिए जनता ने उसके खिलाफ प्रेरित हो गई और तुरंत आंदोलन शुरू कर दिया, क्रांति शुरू कर दी। तो हमें आशा है कि आप फ्रांस की क्रांति हम कार्य को समझ गए होंगे। कल हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के जब हो गया तो उसके परिणाम क्या हुए, क्या क्या चीजें बदल गई और क्या क्या हुआ। तो हमें आशा है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। आपके सामने हमने लिख कर भी बताया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका याद भी कर सकते हैं और देख देख कर एक चीज आप वीडियो को रोक कर भी इसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद। और आप RS एकेडमी बलिया को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से जुड़े रहें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी उड़ेंगे। क्योंकि कहा गया है कि रथ हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हाथ थक हाल मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज के लिए बस इतना ही, आगे